दोस्तों, इन साइड भी मौजूदा कर में कुछ आमदनी ले जनाब अल-जिहाद ट्रस्ट के तहत सीनियरिटी प्रिंसिपल की तो हो गई है छुट्टी। अब सीनियरिटी की बुनियाद पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री तो बिल्कुल नहीं होगी। लिहाजा वो तमाम दोस्त जो इस बात पर जो है वो सोच विचार कर रहे थे कि जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ, उनके लिए तो वाज़ेह तौर पर पैगाम है कि फाइनल है तो उन्हें इंतज़ार करना पैना है, क्योंकि अभी ये मरहले ने सर होना है। क्योंकि अब बननी है पार्लिमानी कमेटी और पार्लिमानी कमेटी के ज़रिए ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री होगी। और अब उसके लिए आइन के अंदर एक नया तरीक़ाकार वज़ा किया जा रहा है, जिसके तहत नई कायम होने वाली पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसके अंदर हुकूमत और अपोजिशन दोनों के अरकान मसावी तादाद के अंदर मौजूद होंगे, तो वो टॉप 3 जजेस में से अपने लिए एक नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इंतखाब करेंगे। और इसके अंदर जुडिशल कमीशन का रोल महज इन 3 जज साहिबान जो कि टॉप मोस्ट होंगे, उनकी सीवीज या उनकी परफॉर्मेंस की फाइल्स को जुडिशल कमीशन तक पहुंचाना होगा। इसके अलावा उनका इस सारे अमल के अंदर कोई रोल नहीं होगा। अब ये सुपरसीड होने वाली, यानी वो जज साहिबान जिनको नज़रअंदाज किया जा रहा है, उन्होंने अब चीफ जस्टिस ना बनने के बाद ओहदे पर मौजूद रहना है या इस्तीफा देना है, ये उनकी अपनी मर्जी है। अलबत्ता फौज के अंदर या दीगर इदारों के अंदर इस तरह की प्रोविजन मौजूद है कि सुपरसीड होने के बाद जो भी आला पोजीशन पर लोग मौजूद होते हैं, वो अपने से मातहत यानी अपने जूनियर के तहत काम करने या उसके अहकामात को तस्लीम करने से माजरत करते हुए अपने ओहदे छोड़ देते हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान की अदलिया में इस तरह की कोई गुंजाइश पैदा होगी। ये जो आइनी तरमीम है, इस आइनी तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन बनेगा और उस जुडिशल कमीशन के तहत पहले चीफ जस्टिस की तकर्री होगी, तो क्या ये जो इस मरतबा सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखा जाएगा या दूसरे नंबर के या तीसरे नंबर के जज को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट किया जाएगा। इसके ऊपर जो भी फैसला किया जाए, चाहे वो पहले नंबर को जज चीफ जस्टिस अपॉइंट करें, चाहे तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस अपॉइंट करें, मेरा ये मानना है कि जनाब इस आइनी तरमीम की मंजूरी का सिर्फ और सिर्फ एक फ़ायदा है, और वो फ़ायदा है कि लाहौरी ग्रुप की छुट्टी। वो तमाम लोग जो लाहौरी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते थे, मुख्तलिफ माहिरीन कानून की चैम्बर्स के साथ उनका ताल्लुक़ था, बल्कि एक चैम्बर के तो 3-3 लोग बैक वक्त जजेस बन जाते थे। तो इस तरह की सूरत हाल का खात्मा हो जाएगा, और ख़ास तौर पर वो तरीक़ाकार जिसके तहत माजी में सिर्फ इस उम्र के तयन को मद्देनज़र रखते हुए जूनियर जजों को सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाता था कि जनाब ये अब सीनियरिटी प्रिंसिपल के तहत ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। लाहौरी ग्रुप की तो जनाब गर्दन पे फिर गई है चूड़ी, वहाँ पर तो सब जो है ना वो बच गई है सफ़े मातम, वहाँ पर तो बच गई है पूड़ियाँ। अब वहाँ से मुझे ऐसे लगता है कि लाहौरी ग्रुप की तरफ से रिटेलिएशन सामने आएगा, और उस रिटेलिएशन का इजहार जनाब फवाद चौधरी साहब की तरफ से किया गया है कि जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, क्या ये सारे की सारी ये जो अदालती दहशत गर्दी हो रही है पार्लियामेंट की तरफ से अदालत के ऊपर, क्या ये इन जैसे आइन पसंद जज साहिबान अपने कमरों के अंदर, अपने चैम्बर्स के अंदर, जजिस कॉलोनी में अपनी रहाइश गाहों के अंदर बैठकर ये सारे का सारा जो है मामले को देखेंगे, इसके अंदर वो अपना कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। याद रखा जाए कि अगर आप इस मौके पर सामने नहीं आए तो आप भी अदलिया को कंट्रोल करने की हुकूमती मुहिम का हिस्सा होंगे, यानी जजेस को उकसाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप किसी न किसी तरीके से खमथोकर मैदान अमल में आए। ये क्या सूरत हाल है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा। ये देखेंगे कि क्या लाहौरी ग्रुप वाकई ही रिटेलिएट करेगा, क्या जजेस वाकई ही मैदान अमल में उतर कर वकला तहरीक को लीड करेंगे, क्या जजेस वाकईतन अपने ओहदों से इस्तीफे दे देंगे, या को फवाद चौधरी साहब की तरह अदालत में बैठकर किसी एक नई सूरत हाल को जनरेट करते हुए इस सारे अमल के रास्ते में रुकावट क्रिएट करेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करेंगे असल सवाल की, जो इस आइनी तरमीमी मुसवदे के अंदर मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सवाल लगता है। सवाल ये नहीं था कि क्या आइनी अदालत कायम होगी, क्या उस आइनी अदालत के अंदर काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस होंगे। मामला क्या था कि इस सारी
सारी सूरत हाल के अंदर कुछ दो और कुछ लोगों के असूलों के तहत ही बारगेनिंग होती है। सियासी जमातें सिर्फ इस बात नहीं कि मेरा रांझा राजी होगा, क्या अगर तेरा रांझा राजी हो जाएगा तो चल ठीक है। ये तो यारों दोस्तों की महफिलों में ऐसे होता है ना कि अच्छा भाई ने कह दिया तो हो गया, तो बस हो गया। सियासी कुव्वतें जब आपस में बैठती हैं तो वो कुछ गिव एंड टेक करती हैं। जिस तरीके से पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन से बैकआउट किया, वो पीछे हटे ताकि पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे जाने का मौका मिले। पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब के इसरार पर आईनी अदालत के क़याम के अपने एजेंडे से उन्होंने उसकी कुर्बानी दी और वो आईनी बेंच की तश्कील पर राजी हुए, लेकिन उन्होंने भी ये शर्त आयद की कि इस आईनी बेंच को महज ज़ुबानी कलामी या अदालती रूल्स के तहत नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि शरीयत एपलेट बेंच की हालत उन्होंने देख ली थी कि किस तरीके से ये शरई बेंच को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी रूलिंग्स से ही गैर फाल करके रख दिया। अगर ये वफाकी शरई अदालत कायम भी की गई, लेकिन इस वक्त उसका कोई अमल दखल नहीं है। बिलावल साहब ने इस सूरत हाल के अंदर आईनी बेंच को भी कॉन्स्टिट्यूशनल कवर और उसके लिए दीगर तमाम के तमाम मवाद और सहूलियात और उसके स्कोप को वाज़े करने की बात कर दी। अब उसके नतीजे में अब बात आगे बढ़ी है, आईनी अदालतों का मामला पीछे चला गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेंगे, अदालतों के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, मौलाना साहब की हर एक बात मान ली गई है। अब जो थोड़ी बहुत एक चीज़ रह गई है जिसका इजहार जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने कल अपनी मीडिया टॉक के अंदर किया कि जनाब सेनेट के अंदर आईनी तरमीमी मुसवदा आज पेश कर दिया जाएगा और सेनेट के अंदर इस मुसवदे के पेश होने के बाद और सेनेट से इसकी मंजूरी के बाद ये मुसवदा पेश किया जाएगा कौमी असम्बली में। तो इसका मतलब ये है कि सेनेट पहला इम्तहान होगा इस आईनी मुसवदे के अंदर और उसी आईनी मुसवदे के जरिए आज इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान हो जाएगा, क्योंकि मुसवदा ब्लैक एंड वाइट में सामने आएगा कि आर्टिकल 243 के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने कौन सा फैसला किया है, क्योंकि आर्टिकल 43 मुसल्लह अफवाज से मुतल्लिका है। इस आर्टिकल के अंदर ये जो है जनरल्स की सर्विसेज चीफ्स की अपॉइंटमेंट का जिक्र है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन का जिक्र है। इसी आर्टिकल के अंदर ये जो तोसी लेने या बरतरफी की जाएगी किसी जनरल की, फोस्टर जनरल की, उसके तरीक़ाकार का जिक्र है। मौलाना साहब इसके अंदर तब्दीली चाहते हैं, वो इन अपॉइंटमेंट्स को पार्लियामेंट्री कमेटी के ताबे करना चाहते हैं। उनका मौक़िफ़ ये है कि इससे पार्लियामेंट मजबूत होगी और वो इस बात का भी इजहार चाहते हैं कि वज़ीर आज़म से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अपॉइंटमेंट और उनकी बरतरफी का इख्तियार वापस ले लिया जाए। बाइनर खाली हुटर अली गड्डी दा की फ़ायदा। देखें, जब जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो बदल जाएगी तो फिर रिपोर्टिंग अथॉरिटी भी बदल जाएगी। ये तो मुमकिन नहीं है कि मुझे अपॉइंट करे पार्लियामेंट अथॉरिटी और पार्लियामेंट्री कमेटी यानी पार्लियामेंट और मैं रिपोर्ट करूं जाके वज़ीर आज़म को, मुमकिन नहीं रहता। प्रोटोकॉल्स के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के एक मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं और उन्हीं लेवल्स को जो है वो मलूज़ खातर रखना चाहिए और ऐसा होता भी है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि किसी भी वज़ीर आज़म के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट एक बहुत बड़ा एजाज़ होता है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिर्फ एक आर्मी चीफ को अपॉइंट किया था और उस आर्मी चीफ का नाम है जनरल ज़िया-उल-हक, जिसने उनके बानी चेयरमैन को फाय लगा दिया। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने किसी भी बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ना अपॉइंट किया, ना ही अपॉइंट करने की उनको जरूरत हुई। उन्होंने जो भी चल रहे थे उन्होंने कहा तू चलता रहा, तुझे हम नहीं डिस्टर्ब करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज उसके साथ अगर इमरान खान देखा जाए तो इमरान खान को भी आर्मी चीफ अपॉइंट करने की नौबत ही नहीं आई और उनके जो फेवरेट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो इस वक्त जनाब कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं। जो उन्होंने सोचा हुआ था कि जनाब मैंने इनको बनाना है, अब उनका खेल भी खत्म होने वाला है। उस हवाले से अगली वीडियो के अंदर मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की खबर भी शेयर करूंगा। ये सियासी गर्मा गर्मी ख़त्म नहीं हो रही, अदरवाइज वहाँ से जो कोर्ट मार्शल की खबरें हैं वो इतनी धमाका खेज हैं कि पूरे 3 दिन उनकी खबरों के ऊपर ही चलेंगे। ये सियासी धमाका खेजी, ये ज़रा आइन साजी के मामले निपट जाएँ तो। अब होता ये है कि इमरान खान साहब भी अपॉइंट नहीं कर सके। नवाज शरीफ साहब मुल्क के वाहिद वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 4 आर्मी चीफ्स को अपॉइंट किया है और उनके भाई साहब को भी ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने आर्मी चीफ को अपॉइंट किया है। नवाज शरीफ साहब के पास तो ये एजाज़ भी है जो कि वाहिद एजाज़ है कि उन्होंने जनाब एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बरतरफ किया है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी जो है ना वो सूरत हाल नवाज शरीफ साहब बड़ी संगीनी के साथ समझते हैं कि जनाब इस मामले को अगर छेड़ा जाएगा
تو یہ کہاں تک پہنچے گی بات؟ اور کوئی بھی وزیر اعظم اپنے اس اختیار کو سرنڈر نہیں کر سکتا۔ میں آپ سے 2 دن سے مسلسل اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب نے اگر کچھ چیزوں کو شامل کیا ہے تو کچھ چیزوں کو شامل کرنے کی کچھ نہ کچھ وجوہات تو ڈیفینیٹلی ہوں گی۔ کسی جگہ پر انہوں نے پولیٹیکل بارگیننگ کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کے رول کو پارلیمنٹ سے اوپر لے جانے کی کوشش کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جو بھی قانون سازی کا مسودہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا وہ پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس جائے گا، اور اسلامی نظریاتی کونسل اگر اس کو منظور کرے گی تبھی وہ پارلیمنٹ کے اندر پیش ہوگا۔ تو اس کے مطابق تو ایک جگہ پر مولانا صاحب پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں، دوسری جانب اسلامی نظریاتی کونسل کو پارلیمنٹ سے بھی سپریم ادارہ آپ بنا رہے ہیں، اور ایسا کرنا میرا خیال ہے کہ عوامی رائے کی توہین ہوگی، اور جو پبلک پالیٹکس ہے اس کے اندر اس طرح کی مطالبات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آرٹیکل 243 جو کہ ابھی تک حتمی، میں بار بار یہ بات آپ سے اظہار کر رہا ہوں کہ ابھی تک حتمی آئینی ترمیمی مسودہ سامنے نہیں آیا، اور آرٹیکل 243 پر ابھی تک حکمران اتحاد اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آرٹیکل 243 کے اوپر کس طرح کا اتفاق رائے ہوتا ہے، اور کیا مولانا صاحب اپنے اس مطالبے کو منوانے میں کامیاب ہوتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی شرط کی بیس پر، کیونکہ یہی اس وقت بارگیننگ ٹول ہے، اور اسی بارگیننگ ٹول کے تحت ہی اگلا جو سسٹم ہے وہ چلے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اگلے چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے لیے بھی جو صورتحال ہے وہ ذرا تھوڑی سی گمبھیر ہونے جا رہی ہے۔ اب ممکنہ طور پر یہ بات تو اس وقت کافی حد تک یقینی نظر آ رہی ہے کہ حکمران اتحاد میں شاید اس بات کو لے کر دو رائے نہیں ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنانا۔ پیپلز پارٹی ابھی بھی منصور علی شاہ صاحب کے حق میں ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسٹس ہونا چاہیے، لیکن اب یہ معاملہ پارلیمنٹری کمیٹی میں جائے گا، اور پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر جو ووٹ ہیں وہ میرا خیال ہے کہ شاید منصور علی شاہ صاحب کے حق میں نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد ہی یہ جو سارا سینیریو ہے وہ آگے چلے گا۔ کیونکہ لاہوری گروپ، جو میں بار بار اس بات سے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت لاہوری گروپ کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے۔ لاہوری گروپ کی کمر توڑنا سپریم کورٹ آف پاکستان سے عمران داری کے خاتمے کی پہلی سیڑھی ہوگی۔ اگر آپ نے لاہوری گروپ کو توڑ دیا، اگر آپ نے لاہوری گروپ کے نیکسس کو توڑ دیا، تو آپ پھر واقعتاً سپریم کورٹ میں آئین اور قانون کی حکمرانی لے کے بھی آگے چل سکتے ہیں، اور یہ آئینی بینچ جو بنے گا اس آئینی بینچ کے اوپر لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا کہ یار یہاں پہ واقعتاً آئین کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ ادروائز اگر یہ آئینی بینچ نے پبلک یا حکومت یا مقننہ کی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کیے تو پھر 27ویں ترمیم بھی آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، اور 27ویں ترمیم پھر مولانا صاحب خود لے کے آئیں گے اور کہیں گے جناب آئینی عدالت بنائی جائے، کیونکہ اس کے اوپر بھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہے کہ جناب یہ ایک مرتبہ آپ ہماری بات مان لیں، اگلی مرتبہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، تو یہ کسی کو غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے۔ لاہوری گروپ نے جو اٹھائی ہوئی تھی، یہ ہم سب نے اس کا عملی مظاہرہ دیکھا ہے۔ یہ آئینی ترمیم کے بعد اگر لاہوری گروپ استعفے دیتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوگی کہ لاہوری گروپ سے جان چھوٹ جائے گی، اور اہل اور آئیندار لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئیں گے۔ چیف جسٹس چاہے منصور علی شاہ صاحب ہوں، چاہے جناب یا افریدی ہوں یا منیب اختر صاحب ہوں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئین کا پرچم بلند ہونا چاہیے، عمران کا پرچم بلند نہیں ہونا چاہیے۔ بس اتنی سی بات ہے، اگر کوئی سمجھ جائے تو معاملہ یس ہے، ادروائز استعفوں سے بہتر صورتحال کوئی اور نہیں ہے پاکستان کے لیے، اگر کوئی سمجھے تو۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔